अब हम डिस्कस करेंगे गोल सेटिंग थ्योरी के बारे में। तो पहले समझते हैं गोल्स होते क्या हैं। गोल्स बेसिकली वो टारगेट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल को अचीव करने होते हैं। हर लेवल पर हर एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ टारगेट या गोल डिफाइंड होता है। ये गोल्स या टारगेट्स वो स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमें अचीव करनी है अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अब ये गोल सेटिंग का प्रोसेस कैसे होता है और इसके पीछे का थ्योरी क्या है। गोल सेटिंग थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एम्प्लॉय की मोटिवेशन को ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेटिंग प्रोसेस के साथ लिंक करे। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल सेटिंग प्रोसेस में एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन रखती है और कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ध्यान में रखती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो एम्प्लॉयज की मोटिवेशन हाई रहेगी। लेकिन अगर ये पार्टिसिपेशन या एलिमेंट्स फॉलो नहीं किए गए तो मोटिवेशन लो हो जाएगी और परफॉर्मेंस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं जो गोल सेटिंग में होने चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट है गोल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है कि जो गोल्स ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है उन्हें एम्प्लॉयज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज वो गोल एक्सेप्ट नहीं करते तो उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, और अगर गोल्स फॉलो नहीं होंगे तो उनका मोटिवेशन लो हो जाएगा और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी। जैसे किसी रेस में पार्टिसिपेट करते वक्त अगर आप अपने आप को उस गोल के लिए कमिटेड फील नहीं करते हो तो नेचुरली आप उतनी परफॉर्मेंस नहीं दोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गोल स्पेसिफिसिटी, जो एक क्लियर और स्पेसिफिक टारगेट डिफाइन करता है। इसका मतलब है कि गोल इतना स्पेसिफिक हो कि एम्प्लॉय को क्लियरली समझ आए कि क्या अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक वर्कर का गोल ये डिफाइन किया गया है कि उसको हर दिन 1000 बिस्किट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो ये एक क्लियर और मेजरेबल टारगेट है। वहीं अगर उससे सिर्फ ये कहा जाए कि जितने भी बिस्किट्स बन सकते हैं वो प्रोड्यूस करो, तो ये एक वेग या अनक्लियर गोल होगा। ऐसे अनक्लियर गोल से वर्कर कंफ्यूज्ड हो जाएगा और उसका मोटिवेशन लो हो जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता चलेगा कि वो राइट ट्रैक पर है या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं गोल सेटिंग प्रोसेस के तीसरे के बारे में। ये है गोल चैलेंज। गोल चैलेंज का मतलब है कि गोल चैलेंजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक इजी सा टारगेट दिया जाए जो इजीली अचीव हो जाए बिना एफर्ट के। मान लीजिए एक वर्कर का एक्चुअल पोटेंशियल है 2000 बिस्किट्स पर डे प्रोड्यूस करना, लेकिन उसे सिर्फ 1000 बिस्किट्स का टारगेट दिया गया है। अब अगर वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है तो वो बोर्ड या डीमोटिवेटेड फील करने लगेगा, क्योंकि उसके लिए उस गोल में कोई चैलेंज ही नहीं है। एक चैलेंजिंग गोल एम्प्लॉय को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने और अच्छा परफॉर्म करने के लिए पुश करता है, जो उसकी मोटिवेशन को हाई रखता है। अब चलते हैं चौथे एलिमेंट पर, जो है परफॉर्मेंस फीडबैक। परफॉर्मेंस फीडबैक का मतलब ये है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या प्रोसेस हो जिसमें एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में टाइमली फीडबैक मिलता रहे। अगर उसको अपनी डेली परफॉर्मेंस और गोल के बीच का गैप समझ में आता है तो वह अपने एफर्ट्स को बेटर अलाइन कर पाता है। फीडबैक के बिना एक इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस को सही से असेस नहीं कर पाएगा और ना ही उसे पता चलेगा कि वह किस लेवल पर है, किस चीज को इम्प्रूव करना है और कहाँ पर वह अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बिना मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आउटपुट दोनों ही नीचे जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पांचवें एलिमेंट, जो है गोल कमिटमेंट। गोल कमिटमेंट का मतलब है कि एक एम्प्लॉई अपने गोल और ऑर्गेनाइजेशन के साथ तभी जेन्युइनली कमिटेड रहेगा जब वह गोल स्पेसिफिक, पार्टिसिपेटिव और अचीवेबल हो। एक कमिटेड एम्प्लॉई अपने गोल्स को सीरियस तरीके से फॉलो करता है और उसे अचीव करने में डेडिकेटेड फील करता है। और फाइनली लास्ट एलिमेंट जो है वो है गोल सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर भरोसा करना कि जो टारगेट दिया गया है वो अचीव किया जा सकता है। मतलब अगर किसी को 1000 बिस्किट्स का टारगेट दिया गया है लेकिन वो मानता है कि वो सिर्फ 500 बिस्किट्स ही प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसका सेल्फ इफेक्टिविटी लेवल लो होगा और उसका मोटिवेशन भी लो हो जाएगा।
ये ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज का सेल्फ एफिकेसी लेवल इम्प्रूव करे। उन्हें ये बिलीफ दिलाना जरूरी है कि वो उनके दिए गए टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब उनका बिलीफ स्ट्रांग होगा तभी वो अपने गोल्स को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अचीव कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि गोल सेटिंग थ्योरी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। गोल सेटिंग थियरी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसेस यूज होता है जिसे हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ कहते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं एमबीओ का कॉन्सेप्ट। मान लो एक इंसान ए एक ऑर्गेनाइजेशन जेड में ज्वाइन करता है और एक और इंसान बी एक ऑर्गेनाइजेशन वाई में ज्वाइन करता है। अब इंसान ए को हर दिन 100 फाइल्स क्लियर करने का ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जबकि इंसान बी को सिर्फ फाइल्स क्लियर करनी है का वेग या अनक्लियर टारगेट दिया गया है। पहले वाले केस में गोल बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक है, जबकि दूसरे वाले में टारगेट अनक्लियर है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का यही कहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को क्लियर और ऑब्जेक्टिव टारगेट्स देती हैं, वो उन ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं जो वेग या सब्जेक्टिव टारगेट्स देती हैं। एमबीओ का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि संगठन को लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रक्रिया पर। यानी संगठन के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि उनका एंड गोल अचीव हो, चाहे एम्प्लॉयज उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएं। अब इस पूरे साइकिल को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एमबीओ का पहला स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिफाइन करना। ये गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पर डिफाइन होते हैं, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फोकस और डायरेक्शन सेट करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लार्जर गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। इसके बाद आता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। इस फेज में ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो अपने गोल्स की तरफ सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये मॉनिटरिंग के बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाता है। इस इवैल्यूएशन के बाद एम्प्लॉई को फीडबैक दिया जाता है और उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है, जो उसके फ्यूचर ग्रोथ और मोटिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा प्रोसेस बताता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने ओवरऑल गोल्स और एम्प्लॉई के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करती है, और किस तरह से परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के माध्यम से यह इंश्योर किया जाता है कि सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एंड्स मींस चेन। एंड्स मींस चेन ये कहता है कि गोल्स पहले टॉप लेवल पर डिफाइन होते हैं और फिर वो नीचे डिविजनल, डिपार्टमेंटल और फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एक एग्जांपल लो, जैसे स्टीव जॉब्स की कंपनी एप्पल का विजन था कि वो हाई क्वालिटी लो प्राइस्ड कंप्यूटर्स बनाए जो हर घर तक पहुंचे। यह टॉप लेवल मिशन या विजन था। इस विजन को अचीव करने के लिए एप्पल में डिविजनल और डिपार्टमेंटल लेवल पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए, जो अल्टीमेटली इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक डाउन हो गए। अब यह कैसे होता है? एंड्स यानी ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, वही मीन्स यानी परफॉर्मेंस नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। यानी इंडिविजुअल्स जो ऑब्जेक्टिव्स उनको दिए गए हैं उसके बेसिस पर परफॉर्म करते हैं, और उनका परफॉर्मेंस नीचे से डिपार्टमेंट्स और डिविजन से होते हुए टॉप लेवल तक पहुंचता है। एमबीओ को अचीव करने में एंड्स मीन्स चेन एक बड़ी रोल प्ले करती है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्लियर और डिफाइंड तरीके से टॉप से फ्लो होते हैं और नीचे तक पहुंचते हैं, ताकि हर लेवल पर लोग और डिपार्टमेंट्स अपनी परफॉर्मेंस को उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करके काम कर सके। एंड गोल या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो टॉप लेवल पर सेट किया गया है, वह पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फोकस बन जाता है, और इसी के आसपास हर इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट काम करता है। एक और सिग्निफिकेंट एलिमेंट जो एमबीओ को सक्सेसफुल बनाता है, वह है स्मार्ट गोल्स क्रिएट करना।
स्मार्ट गोल्स का मतलब है कि जो गोल्स टॉप लेवल पर सेट किए गए हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होने चाहिए जो उन्हें इफेक्टिव बनाते हैं। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिक। गोल्स क्लियर और प्रिसाइज होने चाहिए ताकि हर इंडिविजुअल को पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें क्या अचीव करना है। जैसे अगर एक सेल्स टीम का टारगेट है तो वह स्पेसिफिकली 10 लाख का सेल्स करना है। यह लिखा होना चाहिए, ना कि अच्छा सेल्स करना है जिसे मेजर करना मुश्किल हो। सेकंड इज मेजरेबल। मतलब गोल्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो क्वांटिटेटिवली मेजर किए जा सकते हैं। अगर गोल को मेजर कर पा रहे हैं तो एम्प्लॉय को अपनी प्रोग्रेस समझ आती है और मोटिवेशन बनाए रखना भी आसान हो जाता है। थर्ड इज अटेनेबल। गोल्स अचीवेबल होने चाहिए, यानी वह एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज के अंदर होनी चाहिए। अगर गोल्स इतने ज्यादा मुश्किल या आउट ऑफ रीच हो जाएं, तो वह डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय को लगेगा कि वह कभी उन्हें अचीव नहीं कर सकता। फोर्थ इज रियलिस्टिक। गोल्स रियलिस्टिक भी होने चाहिए। मतलब ऐसे होने चाहिए जो किसी ना किसी फॉर्म में अचीवेबल हो सकते हैं। अगर कोई अनरियलिस्टिक टारगेट दिया गया है तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन कम हो सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि उसका हार्ड वर्क किसी मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। जैसे अगर एक टारगेट 5 दिन में अचीवेबल नहीं है तो वह रियलिस्टिक नहीं कहलाएगा। फिफ्थ इज टाइमली। हर गोल के साथ एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होनी चाहिए। यह टाइमलाइन स्पेसिफाई करती है कि गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय के पास कितना टाइम है, ताकि वह अपनी पेस और डेडिकेशन को उस हिसाब से एडजस्ट कर सके। टाइम बाउंड गोल्स क्लियर डेडलाइन के साथ सेट किए जाते हैं, जो टारगेट को अचीव करने में अर्जेंसी और फोकस को मेंटेन रखते हैं। इस तरीके से स्मार्ट गोल्स इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, गोल्स अचीवेबल और अलाइंड हैं, और ऑर्गेनाइजेशन अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की तरफ स्थिर प्रगति कर सकती है। अगला टॉपिक जिसे हम डिस्कस करेंगे वह है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो B.F. स्किनर ने दिया था। रीइंफोर्समेंट थ्योरी का कंसेप्ट ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्शंस जो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस लाए, वो एम्प्लॉयज के द्वारा बार बार रिपीट किए जाते हैं। मान लो कोई एम्प्लॉय ऐसा एक्शन लेता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है, तो उस एक्शन को दोबारा दोबारा रिपीट किया जाएगा। दूसरी तरफ, अगर किसी एक्शन के नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं, तो एम्प्लॉयज ऐसे एक्शंस को दोबारा लेना अवॉइड करेंगे। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है कि जो एक्शंस पॉजिटिव हैं उन्हें रीइंफोर्स किया जाता है, जबकि जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस वाले हैं वो अवॉइड होते हैं। मैनेजर्स का काम होता है यह देखना कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ऐसे एक्शंस और बिहेवियर्स एनकरेज किए जाएं जो ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं, और नेगेटिव बिहेवियर्स को डिस्करेज किया जाए। इसके लिए मैनेजर्स एक इफेक्टिव रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि पॉजिटिव एक्शंस रीइंफोर्स हो और नेगेटिव एक्शंस कम हो जाएं। अब रीइंफोर्समेंट के 4 मेजर टाइप्स हैं जो मैनेजर्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर कोई एम्प्लॉय कुछ ऐसा करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, तो उसका पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड मिलता है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय को कुछ पॉजिटिव मिलेगा ताकि वो बिहेवियर या एक्शन दोबारा हो। जैसे अगर एक एम्प्लॉय अपने टारगेट से ज्यादा अचीव कर रहा है, तो उसे बोनस दिया जा सकता है। सेकंड इज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। यह पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का ऑपोजिट है। यानी अगर कोई एक्शन ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव कंसिक्वेंसेस लाए, तो एम्प्लॉय को कुछ ऐसा सिग्नल मिलता है जो उस नेगेटिव एक्शन को रिपीट करने से रोकता है। जैसे अगर प्रोडक्टिविटी लो है, तो एम्प्लॉय को वार्निंग मिल सकती है कि उसके आवर्स या वेजेस कट हो सकते हैं अगर उसने परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं की। थर्ड इज एक्सटिंक्शन। इसका मतलब है कि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव रेनफोर्समेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। कई बार एम्प्लॉयज कुछ नेगेटिव एक्शंस सिर्फ अटेंशन लेने के लिए करते हैं। एक्सटिंक्शन
रीइंफोर्समेंट में मैनेजर उस अटेंशन को हटा देते हैं ताकि वो एक्शंस नेचुरली फेड हो जाएं। एंड फाउथ इज पनिशमेंट। यह एक डायरेक्ट एक्शन होता है जो किसी अनडिसेरेबल बिहेवियर के लिए दिया जाता है। अगर एक एम्प्लॉय लगातार लो परफॉर्मेंस शो कर रहा है तो उसके वेजेस रिड्यूस किए जा सकते हैं या उसे डिमोट किया जा सकता है। पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बिहेवियर दोबारा ना हो। अब आप सोच रहे होंगे पनिशमेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या फर्क है। पनिशमेंट एक एक्चुअल एक्शन है जो नेगेटिव बिहेवियर के रिस्पॉन्स में लिया जाता है, जबकि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर में उस बिहेवियर को होने से रोकती है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में मैनेजर पहले ही एम्प्लॉय को बता देते हैं कि अगर उसने परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं की तो कंसिक्वेंस नेगेटिव हो सकता है, जैसे वेजेस रिडक्शन। अब चलते हैं जॉब एनरिचमेंट वर्सेस जॉब एनलार्जमेंट के कंसेप्ट पर। जॉब एनरिचमेंट को वर्टिकल लोडिंग भी कहा जाता है। इसमें एम्प्लॉय को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायर लेवल टास्क्स दिए जाते हैं जो उसके स्किल सेट को एनहांस करने में मददगार होते हैं। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय लेवल सी पर है और उसको लेवल बी का कुछ काम दिया जाता है तो वह ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और स्किल्ड फील करेगा। दूसरी तरफ जॉब एनलार्जमेंट को हॉरिजॉन्टल लोडिंग कहा जाता है। यह मोनोटनी को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है और एम्प्लॉय को सिमिलर लेवल पर लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के टास्क्स दिए जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि एम्प्लॉय को ऑन ऑर्गेनाइजेशन के और भी एरियाज का एक्सपोजर मिलता है। जैसे एक ऑन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को एचआर डिपार्टमेंट में भी कुछ टास्क्स दिए जाएं, यानी वह अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है और नए नए एरियाज में काम करके ऑर्गेनाइजेशन को समझ रहा है। जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट में फ़र्क यह है कि जॉब एनरिचमेंट में एम्प्लॉय हायर लेवल और चैलेंजिंग टास्क्स लेता है जो उसके स्किल्स को डीपेन करते हैं, जबकि जॉब एनलार्जमेंट में वह डिफरेंट रोल्स के थ्रू डाइवर्स स्किल्स एक्वायर करता है और बोर्डम दूर होती है।